नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसमें हम अध्याय 6 यानी मूल निवासियों का विस्थापन, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस चर्चा के विषय रहेंगे यूरोपीय साम्राज्यवाद, कि किस प्रकार यूरोप के लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे इन क्षेत्रों में गए और उन्होंने वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां के जो स्थानीय मूल निवासी थे उनका दमन किया। उत्तरी अमेरिका का हम वर्णन करेंगे। यूरोपियों से किस प्रकार से मूल निवासियों ने मुकाबला किया और किस प्रकार उनकी संस्कृति और उनका स्वयं का क्षेत्र, ये इनका पतन हो गया। पारंपरिक धारणाएं क्या थी कि जिस बात को यूरोप के लोग सभ्यता से जोड़ते थे, उसी बात को किस तरह से वहां के मूल निवासी अपनी संस्कृति के हिसाब से देखते थे, इन बातों का आज हम चर्चा करेंगे। यूरोपीय साम्राज्यवाद, हमने जाना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो मूल निवासियों का इतिहास है वो बहुत धुंधला है। 15वीं सदी से जब से पश्चिम की ओर यूरोप के पुर्तगाली और स्पेन के लोग गए और उन्होंने वहां पर मूल निवासियों के जो राज्य थे उन सभ्यताओं को नष्ट किया और यूरोप के लोग वहां क्रमशः बसने प्रारंभ हो गए। तो 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी कई हिस्सों में, इसके अलावा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए बहुत सारे अप्रवासी बसने लगे थे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के वाशिंदे अपने यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आकर बसने लगे। आज से आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में अब बहुसंख्यक हैं और वहाँ के जो मूल निवासियों थी उनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी जो इस देश का जो अधिकार था वो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों के कब्जे में था। और यह भी कई नदियों, शहरों आदि का नाम, जो देसी नाम है, वो इन्हीं के नाम पर हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ओहियो प्रांत है, मिसिसिपी नदी है और सिएटल। इसी तरह से कनाडा में स्कातचेवान है और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी वोलोगनान है और परामत्ता है। तो ये सारे उन्हीं पुराने लोग जो वाशिंदे हैं उनके नाम पर है। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें ये बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो इसमें वहां के मूल बाशिंदों का शायद कभी जिक्र किया होगा, सिवाय ये बताने के लिए कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में कुछ मानव विज्ञानियों ने उन पर कुछ अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसके कुछ समय बाद 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने
या बयान करने यानी मौखिक इतिहास के लिए उनको प्रेरित करने लग गए। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथा कृतियों को पढ़ना अब संभव है। तो इन देशों में जाने वाले लोग वहां के संग्रहालयों में देशी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाले विशेष संग्रहालय भी वहां पर देख सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। तो स्पेन और पुर्तगाल के जो अमेरिकी साम्राज्य था, तो 17वीं सदी के बाद उसका विस्तार तो कम ही हुआ। तब तक जो नई शक्तियां थी, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, इन देशों की व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार हो गया और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश उन लोगों ने बसाने प्रारंभ कर दिए। आयरलैंड भी जो है कमोवेश वो इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी वो अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी में ये बहुत साफ साफ दिखने लग गया था। यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाकों का उन्होंने विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का भी निर्माण किया, अनेक खाने खुदवाई और बड़े बड़े बागान जो है स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे शेष अफ्रीका में यूरोपीय लोग सभी जगह समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे और 19वीं सदी के आखिरी दौर में वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर पाए अफ्रीका के। इसके बाद कुछ यूरोपीय देशों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। उन्होंने अफ्रीका को बांट दिया। तो सेटलर ये शब्द आबादगार के लिए प्रयुक्त होता है। ये शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए प्रयुक्त होता है, आयरलैंड में आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में ये यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, हालांकि कनाडा को छोड़ दें जहां पर फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ये जो नई दुनिया है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इनमें जो यूरोप वासियों ने जो नाम दिए वो कैसे हुए। तो अमेरिका नाम ये है, पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी, जो कि ये 1451 से 1512 रहा इसका जीवन काल, इसके जो यात्रा वृतांत छपे उसके बाद से उसी के नाम पर ये अमेरिका शब्द प्रयुक्त हुआ। कनाडा, ये कनाडा से निकला हुआ शब्द था। 1535 में खोजी जॉ कॉर्टियर को मिली जानकारी के अनुसार यूरो इरोक्वियस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। तो गांव के नाम पर कनाडा हुआ। ऑस्ट्रेलिया, तो महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम जो लैटिन भाषा में था, दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते थे, तो इसीलिए उसी ऑस्ट्रल से ये ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा। न्यूजीलैंड, तो हॉलैंड के तास्मान ने जब ये ढूंढा तो उसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था और डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, जी। तो ये न्यूजीलैंड है, समुद्र का की भूमि। ज्योग्राफिकल डिक्शनरी उसके पेज नंबर 805 से 822 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज्यादा स्थान नामों की एक लिस्ट दी गई है जो कि न्यू से शुरू होता है, यानी न्यू पहले जो उनके पहले के परिचित नगर थे उनके आगे उन्होंने
नींव लगा करके और इन स्थानों पर वो रखे। उत्तरी अमेरिका की कैसी स्थिति थी? तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर के कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एरिजोना और नेवादा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में जो है सियरा नेवादा पर्वत है। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके हैं। ग्रेट यानी विस्तृत झीलें हैं। मिसिसिपी और ओहियो और आपलाचिया पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। तो कनाडा का 40% इलाका वो जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, जिनके चलते ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग स्थापित हुए। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों यहाँ हुआ। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग पहले से ही रहते आए हैं। इनको हम वहाँ के मूल निवासी कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले हुए जो भूमि सेतु है उसके रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के मैदान जब हिमयुग हुआ उसके दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी जो मानव आकृति है, एक तीर की नोक, वो 11,000 साल पुरानी है। लगभग 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई, तब धीरे धीरे आबादी वहां पर बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका की जो पूर्व संध्या है, तो यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, उससे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा जबानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो जो संभव था वो सब आजमाते हुए अपनी आजीविका को कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां नहीं बने। कुछ संस्कृतियां सहस्त्राब्दियों तक वहां कायम रही। तो ये विलियम मैकलिश ने ये लिखा है कि अमेरिका से पहले का दिन पुस्तक में ये बातें हैं। तो जो ये इन लोग स्थानीय निवासी थे उनको नेटिव शब्द कहा जाता था। नेटिव यानी मूल बाशिंदा, उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये लोग जो हैं, ये नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वो मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई को उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी जंगली भैंसों की तलाश रहती थी, जो घास के मैदानों में घूमते थे। 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी
शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादगारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन के लिए आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की, और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास बिल्कुल नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती तो हैं, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा उनके मध्य था ही नहीं। वे जमीनों पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से ही संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना चीजें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे लोग कुशल कारीगर थे और बहुत खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जैसे जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे कि पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं। ये रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली एक वेम्पुन बेल्ट है। जब किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका यानी कोई समझौता होता था, तो उनके बीच इसका आदान प्रदान होता था, इस सीपियों से बना हुआ था। तो मूल निवासियों इसका इस्तेमाल करते थे। इन मूल बाशिंदों के लिए जो अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द थे, तो वो क्या थे? एबोरिजिन, नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो लैटिन में एब का मतलब है से और ओरिजिन का अर्थ है शुरुआत, यानी शुरुआत से जो लोग हैं। एबोरिजिनल यानी एक विशेषण है जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन या एमेरिंड या अमेरिंडियन यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन मूल के निवासियों को कहा जाता है। एक शब्द है फर्स्ट नेशंस पीपल, यानी मूल निवासियों के संगठित समूह जिनको कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, उनके लिए यह नेशन शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ। इंडिजीनियस पीपल यानी ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से ही रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, ये पद अब बहुत ज्यादा प्रचलित है। रेड इंडियन यानी गेहुए वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, यानी वो अपने को समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, दरअसल वो वेस्ट इंडीज की तरफ पहुंचा था, तो उन लोगों को उसने रेड इंडियन कहा। विस्कॉन्सिन के विनिबागो कबीले की एक महिला, उसके यह है 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो उस महिला आप रूप देख सकते हैं, उसके कपड़े देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग थे वो मूल निवासी थे। यूरोपियन लोगों से कैसे उनका मुकाबला हुआ, तो ली ब्राउन की एक वार्ता है, उसका कुछ अंश यहाँ पर है। तो उसमें क्या लिखता है वो कि प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। यानी होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले जो पुराने आदिवासी हैं उनको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कछुओं के रूप में आएंगे, तो वे इंसान होंगे पर
कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्क्विस्टाडोर दिखाई पड़े, जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा कि ये वही हैं जिसका उनको इंतजार है। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीजों की पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफी कष्ट पाने वाले हैं। यानी उन लोगों का जो आगमन था वो उनके लिए किसी भय से कम नहीं था, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को ये देखकर सुकून मिला कि वहां के जो स्थानीय निवासी जो लोग थे उनका व्यवहार उनके साथ दोस्ताना और गर्मजोशी से भरा हुआ है। तो दक्षिणी अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने की प्रचुरता से जो है अभिभूत हो गए थे, वे लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए वहां आए थे, तो जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से पूरी मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग वो नियमित रूप से जमा होते थे। उनका मकसद था कि ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। तो स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहां के बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह प्रयोग कर सकते थे, बंदूकें देते थे जो जानवरों को मारने में तीर धनुष से काफी अच्छे पूरक साबित हुए, और उनको शराब देते थे। वहां के बाशिंदों का पहले शराब से कोई परिचय नहीं था, तो वे जल्दी ही इस आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार करने में अपनी शर्त थोपने में उनको सक्षम बना देते थे। तो यूरोपीय लोगों ने उन मूल बाशिंदों से, हालांकि शराब की तो नहीं, उन्होंने तंबाकू की आदत उनसे पाई थी। तो ये जो क्यूबेक और अमेरिकी के उपनिवेशों को आप देखेंगे, तो क्यूबेक जो कि कनाडा की तरफ को है, तो वहां 1497 में सबसे पहले जॉन कैबोट वो न्यू फाउंडलैंड पहुंचा, जबकि अमेरिका के क्षेत्र में 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी जो है उसकी ट्रेवल्स प्रकाशित हुई थी। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और वो वहां के मूल बाशिंदों से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की और 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की और 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ यानी मैसाचुसेट्स में उसकी खोज उन्होंने की। तो ये इस प्रकार से खोजें जो है लगातार होती रही। जो पारंपरिक धारणाएं थी वो दोनों ओर से किस प्रकार से थी, यानी यूरोपीय लोगों की और जो वहां के मूल निवासी की थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो 18वीं सदी में जो पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की जो पहचान करते थे, वो उसको समझते थे कि साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन ये उनके आधार थे।
उन्हें अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो असभ्य प्रतीत होते थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री थे एक, जॉन जैक रूसो। इन जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित शब्द था, उदात्त उत्तम जंगली, यानी उनको कहते थे द नोबल सैवेज। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। तो वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए अपनी कविताओं में कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका मतलब यह था कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना वो अत्यंत सीमित होती है। तो ये भी दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक हुए वॉशिंगटन इरविंग। इन्होंने जो वर्ड्सवर्थ से जो खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न हैं। यह सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, उनकी संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं। पर परिस्थितियां वे जैसी भी हों, तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। वे इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। और वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, दरअसल गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं। उसने कहा कि मैं स्वयं इसका साक्षी हूं, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थे, एक थॉमस जेफरसन, उसने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं कि जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। उसने क्या कहा कि यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, वे अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। यानी वो उनके यूरोपीय लोगों द्वारा उनके मारे जाने का पूरी तरह से समर्थन करते थे। तो मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल जो है वो माल के रूप में होते थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना होता था। इन बेची जाने वाली चीजों के जो दाम थे वो मांग और पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। ये बातें जो मूल निवासी थे उनकी समझ में नहीं आती थी। उन्हें सुदूर यूरोप स्थित जो बाजार था उसका जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो ये सब एक पहेली की तरह ही था। तो यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान उसके बदले में देते थे और कभी बहुत कम देते थे। तो वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर बहुत दुखी होते थे। तो मूल निवासियों की कई जो लोक कथाएं हैं उसमें यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त लोगों के रूप में किया गया है। चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उसकी जो है सही सही उसको समझ नहीं पाते थे। मूल निवासियों को भी लगता था कि प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उदबिलाओं को मार डाला और मूल बाशिंदे इससे काफी विचलित हो गए थे। उनको डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का एक न एक दिन जरूर बदला लेंगे। तो शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों, क्योंकि व्यापारी थे, उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए बहुत सारे लोग आते गए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के
अलावा भी अन्य संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से वो भी उत्पीड़न के शिकार थे। जैसे कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट थे, या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों में कैथोलिक पीड़ित थे। तो उनमें से बहुतेरों ने यूरोप को इस धार्मिक वजह से छोड़ दिया और एक नई जिंदगी बसाने के लिए उस उम्मीद में वो अमेरिका चले गए। तो जब वहां उन्होंने खाली जमीनें देखी तो कोई समस्या नहीं आई, और लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया और उसमें खेती करना प्रारंभ किया। तो मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगलों को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की। वे यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की 1512 जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए ही केवल फसल उगाते थे, जबकि बिक्री के लिए, मुनाफे के लिए बिल्कुल नहीं उगाते थे। वो जमीन का कोई मालिक हो ऐसा भी वो गलत मानते थे, और इस बात को नहीं समझ सकते थे यूरोपीय लोग, और जेफरसन की निगाह में वो सब चीज असभ्य थी। ये मानचित्र देखेंगे हम अगर उत्तरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इसमें बहुत सारे जो एरिया हैं वो उन्होंने कब कब कब्जाए तो वो आपको दिख सकता है। अब कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो हमने बताया यहाँ पर कि किस प्रकार से जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि स्थानों पर वहाँ के मूल बाशिंदों को अपदस्थ करके उनकी जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए। तो यानी जो जमीन उनकी नहीं है उस पर कब्जा करना, ये उपनिवेशवाद हो गया। यूरोपीय आगमन से पूर्व उत्तरी अमेरिका की पूर्व स्थिति कैसी थी? तो उत्तरी अमेरिका की पूर्व स्थिति के बारे में भौगोलिक और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक वर्णन हमने यहाँ पर किया है। सभ्य होने की यूरोपीय अवधारणा को समझाइए। तो यूरोप के लोग अपने को सभ्य समझते थे, जिसका अर्थ भाषा और जो आधुनिक भोग विलास था, और ऐसे व्यक्ति को सुसंस्कृत मानते थे। उनकी दृष्टि में जो इस चीज को नहीं समझते थे वो लोग उनकी दृष्टि में असभ्य थे। तो अमेरिका के मूल बाशिंदों को उन लोगों ने असभ्य समझा और उनका उन्मूलन कर दिया। इस प्रकार हमने जो आज के इस अध्याय में चर्चा की कि हमने यूरोपीय साम्राज्यवाद को बताया कि किस प्रकार उन्होंने मूल निवासियों को विस्थापित करके उनके स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उत्तरी अमेरिका का वर्णन हमने किया कि किस प्रकार उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे कबीले थे, वो मूल निवासी थे, और यूरोप से गए लोगों ने उनको विस्थापित किया और एक नया अमेरिका बसाया, जिसकी जो पहचान आज भी हमारे उसमें आती है। यूरोपियों से मुकाबला, तो यूरोप के लोग लालच से भरे हुए थे और जमीनों को भी वो लालच के रूप में देखते थे। उन्होंने जमीनों पर खेती करना प्रारंभ किया, जबकि जो मूल निवासी थे उन वो जंगली जानवरों से भी बहुत प्रेम करते थे। वो उतना ही शिकार करते थे जितनी उनको आवश्यकता थी, उतनी ही खेती करते थे जितनी उनको आवश्यकता थी, और वो समझते थे कि जमीन का कोई मालिक नहीं हो सकता। ऐसी विचार रखने वाले इन कबीलों को असभ्य बता करके उनका निर्दयता पूर्वक उन्मूलन जो है इन सभ्य समझी जाने वाली जो जातियां हैं उन्होंने किया। तो ये पारंपरिक धारणाएं इसी विषय में और भी आगे हमें बताती है। आज के लिए कुछ गृह कार्य के लिए आपके पास हैं। उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन कर देशों की अवस्थिति का को अंकित कीजिए। जो जो देश आज उत्तरी अमेरिका में दिखते हैं आपको, उनको नक्शे में दर्शाना है, तो उससे आपकी समझ में बहुत कुछ आ सकता है।
तो यूरोपीय लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग-अलग तरीके थे, उन पर विचार कीजिए। तो जो विषय हमने आपको बताया कि किस प्रकार प्रकृति के बारे में और एक दूसरे के बारे में यानी नए बाशिंदों के बारे में ये एक दूसरे को क्या सोचते थे, तो उसके बारे में यहाँ प्रकाश डाला गया है, तो उन बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।